नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व युद्ध दो हुए थे, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो घटनाएं घटित हुई थी उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे थे। देखिए, हमारा बीए थर्ड ईयर का राजनीति विज्ञान विषय में जो सेकंड पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम जो हमारी पिछली कक्षा हुई थी उसमें हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो घटनाएं घटित हुई, जो परिवर्तन हुआ, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। यानी कि विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुआ, उन सभी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, आज का हमारा चर्चा का विषय जो परिवर्तन हुआ, जो घटनाएं घटित हुई, उनके बारे में है। हम बात करें पिछली कक्षा की, तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था 5, यहाँ पर जो 5 पॉइंट है उनके बारे में। यानी यूरोपियन प्रभुत्व का अंत, अंग्रेज़ों का, फ्रांसीसियों का, पुर्तगालियों का क्या हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अंत हो गया था, क्योंकि उनके उपनिवेश स्वतंत्र हो गए थे। उनकी जो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद की नीति थी वो समाप्त हो गई थी। आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए थे, क्षीण हो गए थे। जनधन की उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत हानि हुई, क्योंकि प्रमुख केंद्र कहाँ पे था? यूरोप था। तो यूरोप का क्या हुआ? अंत हुआ। परमाणु युग की सूत्रपात, यानी परमाणु युग की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ही देखने को मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस प्रकार से 29B जो इनका अमेरिका का वायुयान था, उससे जापान पे इन्होंने जैसे ही बम गिरवाया, वैसे ही परमाणु युग की शुरुआत हो गई। क्योंकि वहाँ पर जैसे ही उन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरवाया, तो वहाँ पर कत्लेआम हो गया। वहाँ पर बिल्डिंगें, इमारतें की इमारतें बहुत सारी बिल्कुल तबाह हो गई, मिट्टी में मिल गई। लगभग 7.5 लाख से ऊपर आदमी हिरोशिमा में अकेले मर गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह एक तबाही का रास्ता, मनुष्य शक्ति का रास्ता शुरुआत हुआ। यानी कि हम इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल से कल पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने कल पढ़ा था एशिया और अफ्रीका में जागृति के कारण, राष्ट्रीयता के कारण, राष्ट्रीय प्रेम के कारण संप्रभु राष्ट्र अधिक संख्या में बढ़ने लगे। संप्रभु की हमने कल परिभाषा भी बताई थी कि जो आंतरिक रूप से और विदेशी नीति से स्वतंत्र हो, वो संप्रभु राष्ट्र होता है। उनकी संख्याओं में धीरे धीरे निरंतर क्या हुई? वृद्धि हुई। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, पुर्तगाली और फ्रांसीसियों ने, अंग्रेज़ों ने अपने अपने जो उपनिवेश थे उनको स्वतंत्र किया, वैसे ही इनकी संख्या बढ़ने लगी। और एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवाद के कारण धर्म सबको भूल करके राष्ट्रीय प्रेम, स्वतंत्रता प्राप्ति में लग गए, जिससे कि संप्रभु राष्ट्रों की संख्या वृद्धि हुई। देखिए, कल और हमने पढ़ा था साम्यवाद का विस्तार। सोवियत संघ के द्वारा किस प्रकार एशिया और अफ्रीका कंट्रियों में, लैटिन अमेरिका में किस प्रकार से साम्यवाद विस्तार की नीति अपनाई और किस प्रकार से पूंजीवादी भयभीत हुए, उसके बारे में हमने कल से जो हमारा पिछला वीडियो आया है उसमें, यानी कि जो प्रथम वीडियो है उसमें हमने इन्हें 5 को प्रकाशित कर दिया। 5वें नंबर का पॉइंट है गुटबाजी। गुटबाजी के कारण विश्व में अनेक नए नए गुटों का निर्माण हुआ। अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो जैसे बहुत सारे गुटों का, सैनिक गुटों का निर्माण किया। और उसी प्रकार से हम बात करें, रूसों ने
वर्साय संधि के तहत गुट का निर्माण, सैनिक गुट का निर्माण किया। इस प्रकार से हम बात करें तो ये पांचों पॉइंट अपने कल विस्तार पूर्वक हो चुके हैं, और इनके बारे में और भी डिटेल ज़्यादा अधिक चाहिए तो पिछला वीडियो हमारा देखिए। आगे हम पढ़ते हैं आज शीत युद्ध के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शीत युद्ध। देखिए, शीत युद्ध कोई सर्दी में लड़ने वाला युद्ध नहीं होता। कहीं आप इसके नाम से इसकी परिभाषा डेफिनेशन देने लगे कि शीत का मतलब सर्दियों के दिन आ गए और युद्ध हो गया। नहीं, शीत युद्ध एक आमने सामने वाला युद्ध नहीं था। शीत युद्ध तो एक विचारों का युद्ध था, हथियारों की प्रतिस्पर्धा का युद्ध था, विचारों का युद्ध था। किस प्रकार का युद्ध था देखिए, विश्व में दो गुटों में विभाजित हो चुकी थी, एक पूंजीवादी गुट और दूसरा साम्यवादी गुट। साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और पूंजीवादी का गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। दोनों गुटों का अलग अलग नेतृत्व प्रदान किया और दोनों ही महाशक्ति उभर के आई। दोनों ही महाशक्तियाँ होने के कारण दोनों ने अपनी अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी शक्ति का व अपने अपने समर्थकों का विस्तार करने के लिए अपने गुट में शामिल करने की कोशिश की। देखिए, हम इस प्रकार से समझेंगे इसको। देखिए, मैंने रूस इसलिए लिखा है यहाँ पर कि वर्तमान में जो सोवियत संघ था उसके विभाजन होने के बाद में इसका जो मोटा रूप है वो रूस ने लिया है, सोवियत संघ की जगह रूस ने ली है। हम बात करें अमेरिका और रूस यानी सोवियत संघ, दोनों ने किसका नेतृत्व किया? शीत युद्ध का। शीत युद्ध में क्या हुआ? अमेरिका एक पूंजीवादी राष्ट्र था। इसने पूंजीवादियों के समर्थन में जो स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे, नव स्वतंत्र राष्ट्र, क्योंकि हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बहुत सारे राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे और सभी संप्रभु राष्ट्र होने के कारण उनको अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए ये आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से ये प्रयास करने लगे अपनी अपनी शक्ति में बढ़ोतरी करने के लिए। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, सोवियत संघ या रूस ने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए और जो अन्य एशियन राष्ट्र थे या अरबी कंट्री थी या अफ्रीकन कंट्री थी या लैटिन अमेरिका वाले थे, उन सभी देशों को आर्थिक सहायता देने लगे, हथियारों की सहायता देने लगे, सैनिक सहायता देने लगे और उसके बदले में सोवियत संघ व रूस साम्यवादी नीति का विस्तार करना चाहते थे। इनका मानना था कि आप हमसे जो भी आर्थिक सहायता लेते हो उसके बदले में हमें यहाँ पर आपके राष्ट्र में साम्यवाद के नियमों को, साम्यवाद के नियम के अनुसार शासन का संचालन कीजिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सोवियत संघ व रूस ने अपनी शक्ति का प्रचार प्रसार करना, साम्यवाद का प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। इससे अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने टिप्पणी की, इंग्लैंड के राष्ट्रपति ने भी टिप्पणी की। इन्होंने कहा कि हम अब इन शक्तियों को समाप्त होने के बाद में ऐसी कोई विश्व में दूसरी निरंकुश शक्ति
स्थापित नहीं होने देंगे जो विश्व के लिए क्या हो, खतरा हो। क्योंकि हम पहले ही 2 विश्व युद्ध झेल चुके हैं। मानवता के लिए यह बहुत दुखदाई है। इसलिए हम नहीं चाहते कि मनुष्य खत्म हो और तीसरा विश्व युद्ध हो। ऐसे कह करके इन्होंने साम्यवाद को रोकने की कोशिश की, साम्यवाद की निरंकुशता को रोकने की कोशिश की। अमेरिका के साथ जो मित्र गुट के थे, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, वो सभी अमेरिका की सहायता करने लगे। अमेरिका की सहायता से ये सभी मित्र राष्ट्र सोवियत संघ यानी कि रूस को उसके साम्यवादी नीति को रोकने की कोशिश की। इन्होंने सैनिक गुटों के माध्यम से, आर्थिक सहायता के माध्यम से, उन सभी के माध्यम से सोवियत संघ को रोकने की कोशिश की। देखिए, हम शीत युद्ध के बारे में बात करें तो दोनों का नेतृत्व किसने किया? पूंजीवादी का नेतृत्व अमेरिका ने किया और रूस ने किसका नेतृत्व किया? रूस ने साम्यवादी का। इनके कोई आमने सामने का युद्ध नहीं हुआ। इनके किसी भी प्रकार से कोई आमने सामने युद्ध नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि इसने इस पर परमाणु बम फेंका हो या इसने इस पर, इसके सैनिक इससे लड़े हो या इससे। शीत युद्ध में आमने सामने जैसा कोई युद्ध नहीं हुआ। ना ही ऐसा कोई युद्ध था कि सर्दियों में लड़ा गया हो। युद्ध था विचारों का। दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, महाशक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि हम पावरफुल हैं। ये कहते हैं हम पावरफुल हैं, क्योंकि दोनों के विचार मतभेद होने के कारण अपने अपने को पावरफुल बनाने के लिए पनडुब्बियों का, परमाणु बम का, हाइड्रोजन बम का, इन सभी का निर्माण करते हुए ऐसी स्थिति ला दिए विश्व में कि ऐसे महसूस होने लगा कि अब विश्व तीसरा युद्ध होने वाला है। लेकिन वास्तविकता में वो एक वैचारिक युद्ध था, एक हथियारों का युद्ध था, एक टेक्नोलॉजी प्रतिस्पर्धा का युद्ध था, ना कि आमने सामने का युद्ध था। क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध वैचारिक मतभेद होने के कारण अपने अपने हथियारों का क्या किया? प्रदर्शन किया। इससे विश्व में अस्थिरता उत्पन्न हुई। इससे विश्व में अस्थिरता उत्पन्न हुई और विश्व के सभी राष्ट्र धीरे धीरे दोनों गुटों में शामिल होने लगे। ऐसी कंडीशन में शीत युद्ध जब बहुत चरम सीमा पे पहुंचने वाला था तो नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिए यह निर्णय मुश्किल हो गया कि मैं रूस में मिलूं या अमेरिका में, क्योंकि वो सभी राष्ट्र इतने आर्थिक रूप से, इतने सैनिक रूप से संपन्न नहीं थे कि अपने राष्ट्र की रक्षा कर सके। उनके पास गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं थी नव स्वतंत्र राष्ट्रों के पास। इसलिए उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके ये दोनों राष्ट्र अपने अपने गुट में शामिल करने लगे। इन दोनों गुटों में जब शामिल होने लगे लोग, तो फिर इसके बाद में तीसरे गुट का निर्माण हुआ और उसे कहते हैं गुट निरपेक्ष। अर्थात दोनों ही गुटों में शामिल नहीं होने वाले। भारत का इसमें बहुत मुख्य योगदान है,
गुट निरपेक्ष आंदोलन में। अगला पॉइंट है हमारा गुट निरपेक्ष। भारत ने हमेशा ही विश्व में शांति के लिए प्रतिबद्ध रहा है, हमेशा शांति की बात करी है। भारत नहीं चाहता कि विश्व में इन गुटों की तरह सैनिक गुट हो, क्योंकि सभी शांति से रहे, यह भारत की हमेशा नीति रही है। भारत ने हमेशा ही साम्यवादी व पूंजीवादी अमेरिका व रूस का क्या किया है, विरोध किया है। भारत ने हमेशा ही कहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन वही है, गुट निरपेक्ष राष्ट्र वही है जो दोनों गुटों में सम्मिलित ना हो करके अपने आप को स्वतंत्र रखे इनकी विचारधारा से। भारत की मदद से इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र, इन सभी ने मिलकर के एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। देखिए गुट निरपेक्षता के कारण इन दोनों की शक्ति क्षीण हुई, इनमें तनाव कम हुआ और गुट निरपेक्षता के कारण ही विश्व में शांति स्थापित हुई। वर्तमान में हम बात करें गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के संदर्भ में तो लगभग इनकी संख्या 120 हो चुकी है, क्योंकि विश्व के 120 सदस्य बन चुके हैं गुट निरपेक्ष के। यह गुट निरपेक्ष का एक महत्व है, एक विशेषता है कि गुट निरपेक्ष ने इतने राष्ट्रों ने अपनाया गुट निरपेक्षता को, क्योंकि उस समय ये विश्व की स्थिति इस प्रकार थी कि नव स्वतंत्र राष्ट्र, चाहे वो लैटिन अमेरिकन हो, चाहे हम बात करें अफ्रीकन हो, चाहे एशिया का हो, इन सभी के साथ यह प्रमुख समस्या थी कि हम किस गुट में शामिल करें। तो इन गुटों से छुटकारा पाने के लिए, तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए भारत की सहायता से गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई और उस शुरुआत का परिणाम ये हुआ आज कि 120 राष्ट्र इसके सदस्य बने हुए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये गुट निरपेक्षता भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की एक प्रमुख घटना है, एक प्रमुख क्या है, घटना है। इसी प्रकार हम बात करें अगली जो पॉइंट है, अगला साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के संदर्भ में हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ, जब ब्रिटेन चाहे फ्रांस में जो जातियाँ रहती थी, जो धर्म रहते थे, फ्रांसी, पुर्तगाली, पारसी वगैरह, अंग्रेज वगैरह, इन सभी ने धीरे धीरे करके उपनिवेशों का अंत कर दिया, क्योंकि ये सब क्या थे, आर्थिक रूप से टूट चुके थे। इनकी इतनी क्षमता नहीं रही कि वह दूसरे राष्ट्र को अपने अधीन रख सके, क्योंकि वहाँ के लोग भी, बहुत सारे जो राष्ट्र थे वहाँ की जनता भी जागरूक हो गई और उन्होंने विश्व इतिहास के बारे में पढ़ा तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने जब यह पता चला कि इंग्लैंड इस समय, ब्रिटेन इस समय आर्थिक तंगियों से जूझ रहा है, तो उन्होंने भी राष्ट्रवाद की नींव रखते हुए अपने अपने
राष्ट्रों को स्वतंत्र करवाने लगे। अपने अपने राष्ट्रों को स्वतंत्र करवाने लगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का धीरे धीरे क्या हो गया, अंत हो गया। देखिए, हम बात करें चीन, भारत, इन सभी को ब्रिटेन को छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। इससे भारत में स्वतंत्र राष्ट्र की नींव हुई और साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद था उसे समाप्त कर दिया गया। यह हैं सभी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की प्रमुख घटनाएं। हम बात करें अगली जो घटना है, महाशक्तियों की संख्या में कमी। देखिए, पहले क्या था, जो यूरोपियन कंट्री थी, जैसे फ्रांस हुई, फ्रांस ही, इंग्लैंड हुई और जर्मनी हुई, इटली हुई, ये सभी जो यूरोपियन कंट्री थी बहुत शक्तिशाली थी। हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व की, तो ये आर्थिक रूप से भी संपन्न थे और सैनिक रूप से सभी रूप से संपन्न थे, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिकता, आधुनिकता का सबसे ज़्यादा पुनर्जागरण का प्रभाव था। इसी वजह से यूरोपियन कंट्री क्या थी, बहुत सारी राष्ट्र उस समय ये लगभग 8 राष्ट्र क्या थे, संपन्न महाशक्तियों में गिने जाते थे। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, इनकी जो सैनिक स्थिति थी वो भी बिगड़ गई। इस वजह से उभरते हुए अमेरिका और रूस 2 महाशक्तियों के रूप में उभरे और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि महाशक्तियों की संख्या में क्या हुई, कमी हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्तियों में क्या हुई, संख्या में कमी हुई। देखिए, इसी प्रकार से हम बात करें द्विध्रुवीय से बहुकेंद्रिक के बारे में। देखिए, पहले जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ 2 ही केंद्र बने हुए थे महाशक्तियों के। लेकिन जैसे जैसे और राष्ट्र भी परमाणु संपन्न हुए, भारत, चीन, यूरोपियन और भी कंट्री परमाणु संपन्न हुए, तो धीरे धीरे द्विध्रुवीय से कैसे हुआ, बहुकेंद्रवाद हुआ। यानी कि महाशक्तियों की फिर से क्या होने लगी, विस्तार होने लगा। यानी कि जो 2 केंद्रों पे पूरा विश्व स्तर था, एक साम्यवाद पे, एक पूंजीवाद पे, अब उसका विस्तार होने लगा। अब विचारधारा के आधार पर नहीं रहा, अब व्यापार व आर्थिक आधार पर विस्तार होने लगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं तीसरे विश्व का बढ़ता हुआ महत्व। देखिए, प्रथम विश्व मानते हैं अमेरिका को, द्वितीय विश्व मानते हैं सोवियत संघ को, और तीसरा विश्व मानते हैं किसको, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को। यानी कि जो लैटिन अमेरिका के राष्ट्र हैं, जो अफ्रीकन राष्ट्र हैं, गरीब राष्ट्र, जो एशियन राष्ट्र हैं, उन सभी को। तो इन सभी में बढ़ता हुआ क्या है, विकास, तीव्र गति से विकास कर रहे हैं ये सभी राष्ट्र। इसलिए हम कह सकते हैं कि तीसरे विश्व का भी क्या है, महत्व बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से हम बात करें उत्तर बनाम दक्षिण संघ। उत्तर का अर्थ यहाँ पर विकसित राष्ट्र हैं, उत्तर का अर्थ यहाँ पर विकसित राष्ट्र है और दक्षिण का अर्थ गरीब राष्ट्र है। अर्थात विश्व में अब दिनों दिन गरीब और यानी कि अविकसित राष्ट्र और विकसित राष्ट्र में क्या बढ़ता जा रहा है,
संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से हम बात करें अगले पॉइंट के संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र का बढ़ता हुआ परिवार। संयुक्त राष्ट्र का बढ़ता हुआ परिवार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किया गया था, इसके प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 51 थी, जो बढ़कर के वर्तमान में 193 हो चुकी है। तो इसी संबंध में हम कह सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो प्रमुख घटना हुई, जो यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र का परिवार दिनों दिन इसमें क्या होती जा रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है। इसकी सदस्य देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए 24 अक्टूबर 1945 की संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना या प्रथम बैठक मानी जाती है, उस समय ये सदस्यों की संख्या मात्र 51 थी, जो बढ़कर के वर्तमान में 193 हो गई। तो यह भी एक परिवर्तन शांति के क्षेत्र में मान सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो प्रमुख घटनाएं हैं, उनके संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। और यह हमारा जो 1 नंबर चैप्टर है, पहला चैप्टर है सेकंड पेपर में, वह लगभग सभी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट अगला कल स्टार्ट होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।